हेलो फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स जो सीरीज़ चल रही है इसका दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान बनाने के लिए कौन कौन से अलग अलग स्रोत या सोर्सेज का प्रयोग किया गया है और कहाँ कहाँ से अच्छे अच्छे प्रावधानों को उठाकर भारतीय संविधान बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि ये, और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का, और इसीलिए ये एक बहुत बहुत स्पेशल और यूनिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये बहुत सारे सोर्सेज से डिराइव किया गया है, बहुत सारे सोर्सेज, इसके स्रोत जो हैं वो बहुत सारे हैं। कुछ ब्रिटिश एक्ट हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो कि बाहर के दूसरे देशों के हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो हमारे फ्रेमर्स थे या एंसेस्टर्स थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी योगदान दिया था और उसके बाद उनको आज़ादी मिली थी। वो ये चाहते थे कि हमारे देश का जो संविधान हो वो ऐसा बने जिसमें सारी अच्छाइयाँ हों, लगभग सारी अच्छाइयाँ हों, सारी जगह की अच्छाइयाँ हों, और अगर कोई बुराइयाँ हों तो वो उसको बाहर कर देते थे। इसलिए उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें थीं दूसरे संविधानों की वो चुनी, और दूसरे संविधानों की जो खराब बातें थीं उसको हटाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था वो एक ब्लूप्रिंट था या स्केलेटन था या एक ढांचा था, आप कह सकते हैं ये ढांचा था। उसी ढांचे के अंदर ही सारी कलाकारी करके इसको बनाया गया है, और होना भी ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम पर कई सालों तक राज किया था, और हम उन्हीं का जो सिस्टम था, उन्हीं के जो तौर तरीके थे, गवर्नमेंट चलाने की जो उनकी मशीनरी थी, उससे काफ़ी वाकिफ़ हो चुके थे। काफ़ी जानकारी हमें आ चुकी थी उस बारे में, और इसीलिए ये होना काफ़ी स्वाभाविक था कि जो स्केलेटन वो एक तैयार था, उसी स्केलेटन के अनुसार ही आगे की चीज़ें चल सकती थी। तो उससे हमें क्या क्या मिला? उससे हमें फेडरल सिस्टम मिला। फेडरल सिस्टम क्या है? एक सेंटर है और दूसरा स्टेट है, यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये फेडरल हो गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, और इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस ये है जैसे कि वार है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, या इंटर आर्म्ड रिबेलियन हो गया अंदर, या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, या प्रेसिडेंट रूल हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रभावित हैं। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि याद करने में दिक्कत होती है उन्हें कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो आप ये जान लीजिए कि जो स्केलेटन है, ब्लूप्रिंट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। फिर आगे ब्रिटेन से क्या क्या है? ब्रिटेन से ये है कि भाई कानून कैसे बनाया जाएगा, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो राज्यसभा के जैसा है, अपर हाउस। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लोकसभा के जैसा है, ठीक है, लोअर हाउस। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर वहाँ पे भी वैसा है। रूल ऑफ लॉ मतलब ये है कि कानून का ही शासन होगा, कानून का ही शासन होगा, कोई ऊपर कोई बड़ा है छोटा नहीं है। सिंगल सिटीजन होगी, मतलब कि आप पूरे जो टेरिटरी है यूनियन की उसमें आपकी सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसे नहीं कि आपकी एक स्टेट में भी सिटीजनशिप है और आपकी एक यूनियन में भी सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं होगा। डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी। छत्तीसगढ़ का आदमी यूपी के लिए भी भारत का नागरिक है, और यूपी का आदमी केरला जाएगा तो वो भी भारत का ही नागरिक है, सभी भारत के नागरिक हैं। इस तरह सिंगल सिटीजनशिप है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चल रहा है। अब देखिए कुछ चीज़ें यूएसए से ली गई हैं। यूएसए से क्या क्या है? जुडिशियल जो एक्टिविज़म है या जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो वहाँ से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू है, मतलब जुडिशरी की पावर, जजेस को हटाने या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यूएस से आई हैं। मतलब न्यायपालिका से संबंधित चीज़ें यूएस से हैं। न्यायपालिका और फंडामेंटल राइट भी इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल राइट को सपोर्ट या
या उसकी गार्डियन कौन है? जुडिशरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट कौन कर रहा है? जुडिशरी कर रही है। इसलिए यूएस जो कि एक बहुत ही पुरानी डेमोक्रेसी कही जाती है, वहाँ से हमें एक तो जुडिशरी से रिलेटेड चीज़ें मिली, दूसरी अधिकार, मूल अधिकारों से रिलेटेड चीज़ें मिली। तो ये 2 पॉइंट यूएस से मिले। फिर जो फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। सारे ही जो फैसले हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से लिए जाएंगे, इसलिए एग्जीक्यूटिव हेड है। तो इसलिए वो जो है यूएस में और इंडिया में एग्जीक्यूटिव हेड, दोनों एग्जीक्यूटिव हेड कहे जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या है? राज्यसभा का चेयरमैन है कि नहीं है? राज्यसभा का चेयरमैन है। उसी तरीके से वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपर हाउस, वहाँ का क्या है? वहाँ का अपर हाउस है सीनेट। सीनेट का है वो चेयरमैन है एक तरीके से। वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सीनेट्स, दैट इज द अपर हाउस ऑफ दैट कंट्री। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोअर चैम्बर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है। और वहाँ की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ली गई। कैसे? सेंटर को थोड़ा मजबूत बनाइए, थोड़ा सा मजबूती दिया है। कैसे? रेजुडियरी पावर दे करके। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, अब एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है? राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है। यह है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, इसलिए इसको कहा गया है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सेंटर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया गया है? रेजुडियरी पावर। कैसे? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट हैं जिनके द्वारा सब्जेक्ट्स का डिवीजन है। इन 3 लिस्ट के बाहर अगर कोई सब्जेक्ट आता है जो कि इन 3 लिस्ट में नहीं है, तो कौन उस पर नियम बनाएगा, कानून बनाएगा? उस पर केंद्र सरकार नियम या कानून बनाएगी। रेजुडियरी पावर केंद्र सरकार के पास है। रेजुडियरी मतलब अवशेष या जो भी उसके अलावा बच गया। तो ये जो 3 लिस्ट हैं, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बच गए वो रेजुडियरी पावर में आ गए, उस पर केंद्र सरकार बनाएगी। स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर चाहे तो बहुत सारी चीज़ों में अड़ंगा लगा सकती है। कैसे? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सेंटर करती है। राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है, लगवा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल से रिपोर्ट मांग सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है। राष्ट्रपति के लिए कोई भी बिल राज्यपाल रिजर्व कर सकता है, कर सकता है। तो ये सब राज्यपाल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सेंटर एक स्टेट के अंदर कंट्रोल कर सकता है। तो सेंटर स्ट्रांग हो गया। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर सेंटर और स्टेट दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं, पर स्टेट को ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी कानून सेंटर के कानून के खिलाफ न जा रहा हो। तो स्ट्रांग कौन हो गया? सेंटर हो गया। इस तरीके से सेंटर स्ट्रांग है हमारे यहाँ। तो अगर सेंटर की तरफ थोड़ा सा पावर एक्सिस का टिल्ट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया है। फिर आयरलैंड से क्या लिया है? सारी जो आइडियल्स हैं, एक अच्छी अच्छी आइडियल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशात्मक तत्व जो बनाने हैं, नीति निर्देशक के जो तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे? राज्य को अगर कोई भी कानून बनाना है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देख करके ही बनाना है, जनरली उसको ये फॉलो करना है। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, नॉमिनेशन कैसे होगा मेंबर्स का राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने छोटा सा लिख करके रखा है। 12 मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं आउट ऑफ मैक्सिमम 250 है। यहाँ पे 250 मैक्सिमम होता है, 245 एज ऑन डे है। आजकल 245 है, बट 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, इसलिए मैंने लिखा है। तो आयरलैंड का DPSP, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। फिर हम देखेंगे कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है कि किस तरह फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी में हटाया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। कैसे? आइए देखते हैं।
जब नेशनल इमरजेंसी होती है, अगर वो वार मतलब युद्ध या बाहर का एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा हो रहा हो, तो आर्टिकल 19 में जो कि 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिसाइड सेटलमेंट, प्रोफेशन, ये ऐसे करके 6 फ्रीडम जो हमारी दी गई हैं वो तुरंत ही सस्पेंड हो जाती हैं। और 359 में जो प्रावधान है वो ये कहता है कि अगर इमरजेंसी हुई तो सरकार फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 20 है और 21 है, इन दोनों को छोड़ करके कोई भी अन्य जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड कर सकता है। तो इस टाइप की जो प्रोविज़न का एक प्रोविज़न आया है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का, वो इन्होंने जर्मनी से उठाया है। 358 में क्या है? 358 में यह है कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो गई वार या एक्सटर्नल एग्रेशन से, तो 19 तो सबसे पहले गायब हो जाएगा। 19 गायब है, 19 तुरंत ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपकी जो फ्रीडम, छः मुख्य रूप से जो स्वतंत्रता है वो हटा ली जाएगी। और उन स्वतंत्रता के बाद जो आपके बाकी जो मूल अधिकार हैं, अगर सरकार चाहे तो वो भी हटा सकती है। 20 और 21 यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन और राइट टू लाइफ, इन दोनों अधिकारों को छोड़ करके कोई भी बाकी जो मूल अधिकार हैं उनको सरकार हटा सकती है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 52 हैं। 52 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो फैक्ट टू रिमेंबर मैंने डाला है कि यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है। इसके बाद साउथ अफ्रीका, अमेंडमेंट किस में है? आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन आता है। और कोई भी अमेंडमेंट क्योंकि 368 में आता है वो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ ही हो सकता है। इसके डिटेल्स प्रोविज़न हैं कि जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है और ऐसा वैसा करके बहुत सारे हैं। विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों की भी उसमें 50% रेटिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा करके, या बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं। जब वो डिटेल में वो लेक्चर आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा। तो अमेंडमेंट करने का जो प्राविधान है, मतलब आप रिजिड नहीं बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करेंगे बट थोड़ा रिजिड भी रखेंगे। आप ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ आप बनाते रहें। अगर आप रोज़ कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं तो ऐसे नहीं काम चल पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आप बदल सकते हैं लेकिन उसके लिए आप थोड़ा कमांडिंग मेजॉरिटी लाइए लोकसभा में, राज्यसभा में भी कमांडिंग मेजॉरिटी लाइए। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और इलेक्शन जो मेंबर्स का होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से उठाया है। क्यों ऐसा उठाया है? देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से ये है कि आप जब राज्यसभा का इलेक्शन करवा रहे हैं तो वो उसमें वोट कौन डाल रहा है? उसमें जो विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभा में इलेक्टेड लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो अल्टीमेटली किसी और लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब लोगों ने विधानसभा में कुछ लोगों को चुना है और वो लोग जो है आगे राज्यसभा के लोगों को चुन रहे हैं। तो हो गया ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और क्या है? एक व्यक्ति, अगर मुझे 1000 लोगों ने चुना है और मैं आगे किसी और को चुन रहा हूँ, तो मैं पीछे जो 1000 लोग जिन्होंने मुझे चुन करके भेजा है, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मैं प्रोपोर्शनेटली मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो सिमिलरली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मैं उनके जो वोट्स हैं उसको और आगे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ये था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट and proportional representation in the Rajya Sabha during election. Then थोड़ा जल्दी देख लेते हैं
फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक सिस्टम क्या है? गणतंत्र, लोगों के द्वारा बनाया गया कानून। गण मतलब रिपब्लिकन सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम आजकल सिनोनिम्स हो गए हैं, पर्यायवाची, पर दोनों में काफ़ी अंतर है। रिपब्लिकन का मतलब है कानून जो कि लोगों ने बनाया हो, और डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा शासन। थोड़ा सा डिफरेंस है, लोगों के द्वारा शासन। एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी रिपब्लिकन कंट्री हो सकती है, और एक रिपब्लिकन कंट्री भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकती है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं कि रिपब्लिकन कंट्री डेमोक्रेटिक ही हो, क्योंकि लोगों के द्वारा एक चार्टर बनाना या एक लॉ बना देना, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब जिस दिन आया था 26 जनवरी 1950 में, उस दिन हम उसको कैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं? तो गणतंत्र कहते हैं उसको। कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि लोगों के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम, और उस सिस्टम के द्वारा अगर वो गवर्न होना चाहते हैं तो लोगों के द्वारा बनाए गए, अडॉप्ट किए गए सिस्टम से लोगों को ही गवर्न करना, ये है रिपब्लिकन का मतलब, ठीक है। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, ये सिंपल है, ये आप जान लीजिए। फ्रांस से लिया गया है। यूएसएसआर से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, केवल आप अधिकार ना ही, अधिकारों की ही बात ना करें, कुछ आपके कर्तव्य भी हैं, और ये कहाँ है? पार्ट 4A में है। पार्ट 1 में क्या था? यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, जस्टिस हमने कल डिस्कस, मतलब पहले वाले लेक्चर में किया था। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है? प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में जो 1973 में था, ये कह दिया था, और उसके साथ ही 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो यूएसएसआर से ये था। तो आप देख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक एक कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़िए। स्केलेटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, क्योंकि वही एक्ट चल रहा था। ब्रिटेन से क्या है? प्रोसीजर्स, जो अधिकतर जो प्रोसीजर्स थे वो सब हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट कर लिए। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ऑफिस ऑफ सीएजी। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो वहाँ का है, 1935 के एक्ट का है, 1935। और सीएजी का जो ऑफिस है वो इसके थ्रू है। यूएस से क्या लिया? इंडिपेंडेंस, आज़ादी, या न्यायपालिका, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। कनाडा से क्या लिया? सब कुछ ठीक है, पर सेंटर को थोड़ा स्ट्रांग बना दिया। सेंटर को स्ट्रांग बनाने के लिए जो जो चीज़ें ली गई वो कनाडा से लिया। आयरलैंड से क्या लिया? बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से आया? आयरलैंड से आया है ये, आयरलैंड से आया है। जर्मनी से क्या है? जर्मनी से केवल एक चीज़ है, सस्पेंड कैसे करना है राइट्स को। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट है, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड प्रोविजंस हैं। साउथ अफ्रीका से क्या है? मेजॉरिटी कैसे आएगी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकें। 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी के बिना अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इलेक्शन कैसे करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स का। फ्रांस से क्या है? रिपब्लिकन सिस्टम, लोगों का लोगों के द्वारा गवर्न किया जाना, एक तंत्र के द्वारा गवर्न किया जाना, गवर्न बाय ए लॉ विच इज अडॉप्टेड बाय द पीपल टू गवर्न द पीपल। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी। और लास्ट में यूएसएसआर में फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल। और ये बताइए, प्रियम्बल कहाँ से आया? प्रियम्बल कहाँ से आया? प्रियम्बल में मिस कर गया लिखना यहाँ पे। ओके, सो आपको ये बताना है, ढूंढना भी है कि प्रियम्बल कहाँ से आया है। प्रियम्बल कहाँ से आया है, ये आप ढूंढ लीजिएगा। मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन थोड़ी मदद आपको खुद भी करनी पड़ेगी। ये इंडियन पॉलिटी है, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप पढ़िए और मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाता जाऊँगा।
अपने विचारों को मुझसे व्यक्त करने के लिए आप मुझे लिख सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।